हेलो गाइस, वेलकम बैक इन एएससी क्लासेज ऑफ केमिस्ट्री फॉर क्लास 11th। आज हम लोग 11th क्लास में एटॉमिक स्ट्रक्चर को कंटिन्यू रखते हुए डुअल नेचर ऑफ मैटर के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं पहले से कि लाइट के बारे में लोगों का ये कॉन्सेप्ट था पहले कि न्यूटन ने जैसे कहा था अपने कार्पसल थ्योरी में कि लाइट इज द फ्लो ऑफ वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, मासलेस पार्टिकल्स। तो उनके अनुसार, न्यूटन के अनुसार लाइट बिहेव करता था एक पार्टिकल लाइक। उसी तरीके से बाद में हाइगेनबर्ग ने अपना कॉन्सेप्ट दिया कि नहीं, लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव नहीं करता है बल्कि वो वेव की तरह बिहेव करता है। उसके बाद कुछ दिनों के बाद ये कॉन्सेप्ट आया जिसमें डी ब्रोगली का मेन श्रेय जाता है। डी ब्रोगली ने क्लियर किया कि नहीं, लाइट को और मैटर को दोनों को डुअल नेचर है। यानी मैटर को है तो मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन को भी डुअल नेचर है। यानी वो कुछ कंडीशन में बिहेव करता है पार्टिकल की तरह और कुछ कंडीशन में बिहेव करता है वेव की तरह। तो उन्हीं का जो कॉन्सेप्ट था उसी को हम लोग आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे और उसके बाद हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को देखेंगे। तो डुअल नेचर ऑफ मैटर में या रेडिएशन भी बोलते हैं, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन भी आप टॉपिक को दे सकते हैं। तो इन 1924 डी ब्रोगली प्रपोज दैट मैटर एंड हेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मैटर में स्मॉलेस्ट पार्टिकल इलेक्ट्रॉन ही होता है, लाइक रेडिएशंस सो डुअल नेचर। जैसे रेडिएशन के बारे में लोगों ने बताया था कि रेडिएशन में डुअल नेचर है, पार्टिकल लाइक बिहेवियर भी है और वेव लाइक बिहेवियर है। तो उसी तरीके से इन्होंने कहा कि मैटर में और इसलिए इलेक्ट्रॉन में भी डुअल नेचर पाया जाता है। वह इलेक्ट्रॉन पार्टिकल लाइक बिहेवियर भी करता है और वेव लाइक बिहेवियर भी करता है। इट मीन्स मैटर पॉसेज प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल एज वेज एज वेव, बोथ, दोनों की प्रॉपर्टी करता है। देयरफॉर देयर मस्ट बी मोमेंटम एज वेल एज वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन सिमिलर टू फोटॉन्स। तो अब क्या है कि मैटर लाइक अगर ये पार्टिकल लाइक बिहेवियर होता है तो पार्टिकल में मास होता है, वेलोसिटी होती है, तो उसका कुछ मोमेंटम होता है। इलेक्ट्रॉन तो मूव करता रहता है, तो इलेक्ट्रॉन को कुछ मोमेंटम है। दूसरी बात है कि जब वेव नेचर मानते हैं तो जब वेव होता है तो उसका एक मेन फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक होता है वेव लेंथ। हर एक वेव में कुछ ना कुछ वेव लेंथ होगा। तो अब डुअल नेचर शो कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन में वेव लेंथ भी होगा और इलेक्ट्रॉन में मोमेंटम भी होगा। तो अब जैसा कि फोटोन में रेडिएशन का स्मॉलेस्ट पार्ट जो होता है वो फोटोन के रूप में माना जाता है, तो उसी की तरह बिहेव इलेक्ट्रॉन का भी होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया। तो उसके बाद उन्होंने अपने थ्योरी को आगे बढ़ाते हुए एक रिलेशन एस्टेब्लिश किया। ही एस्टेब्लिश्ड अ रिलेशन टू कैलकुलेट वेवलेंथ लैम्डा ऑफ अ पार्टिकल हैविंग मास m एंड मूविंग विथ अ वेलोसिटी v, which is known as डी ब्रोगली इक्वेशन और डी ब्रोगली थ्योरी, जिसको हम लोग लिखते हैं लैम्डा इक्वस टू एच बाई एम भी। और लैम्डा इक्वस टू, चूँकि एम भी का वैल्यू पी होता है तो लैम्डा इक्वस टू एच बाई पी भी लिख सकते हैं। यहाँ पर एच प्लांक कांस्टेंट है जिसके बारे में आप पहले से जान चुके हैं। न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करेंगे वहाँ पर वैल्यू रखेंगे 6.26 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। तो जो प्लांक कांस्टेंट आपका पहले से परिचित है, जानकारी में है, वो है। और m हो गया उसका मास, v हो गया वेलोसिटी। तो मास और वेलोसिटी दिए हो गए तो ये लगा लेंगे, या डायरेक्ट मोमेंटम दिया गया है तो इससे निकाल सकते हैं। अब इस इक्वेशन को उन्होंने कैसे इस्टेब्लिश किया तो बहुत सिंपल सा है। तो हमने यहाँ पर लिखा है कि डेरिवेशन ऑफ डी ब्रोगली इक्वेशन प्लैंक कांस्टेंट थ्योरी के अनुसार होता है E इक्वस टू एच न्यू, और आइंस्टीन के अनुसार हो गया E इक्वस टू mc स्क्वायर। फर्स्ट और सेकंड दोनों चूँकि E के वैल्यू दे रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एच न्यू इक्वस टू mc स्क्वायर। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट एच न्यू इक्वस टू mc स्क्वायर। तो अब यहाँ से देखिए एच और न्यू के जगह पर c बाई लैम्डा लिख दिए
चूँकि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू वेलोसिटी बाई वेवलेंथ होता है, और तब mc के बराबर हो गया ये, दोनों का एक एक c कट जाएगा अगर, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर केवल h बाई लैम्डा बचा, तो h बाई लैम्डा इक्वल टू हो गया mc। तो h बाई लैम्डा इक्वल टू mc हो गया, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो h इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा mc, यानी लैम्डा का वैल्यू हो जाएगा h बाई mc। तो यही डायरेक्ट आपका वैल्यू मिला, लैम्डा इक्वल टू h बाई mc। अब ये तो फोटोन के लिए था, क्योंकि ये रेडिएशन में c हम लिख रहे थे वेलोसिटी के लिए, लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉन को एक वेव माने हैं और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी के लिए या किसी जनरल पार्टिकल के वेलोसिटी के लिए भी लिखते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ऑन अप्लाइंग द इक्वेशन फॉर अ पार्टिकल वेव c द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज रिप्लेस्ड बाई v। क्योंकि पार्टिकल के वेलोसिटी को हम जनरल वेलोसिटी को v करते हैं, रेडिएशन की वेलोसिटी को c करते थे, तो c को हम रिप्लेस कर देते हैं v से, तो जो v जहाँ पर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है, तो हमको वैल्यू क्या मिलेगा, जो यहाँ मिला था कि लैम्डा इक्वल टू h बाई एम सी, तो हम लिख सकते हैं कि लैम्डा इक्वल टू h बाई एम वी, या फिर लैम्डा इक्वल टू h बाई एम वी के जगह पर p लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा मिला रिलेशन क्या है कि लैम्डा इक्वल टू h बाई एम वी और लैम्डा इक्वल टू h बाई पी, यही आपका डी ब्रोगली का इक्वेशन था, या डी ब्रोगली थ्योरी भी कहा जाता है। अब इससे थोड़ा सा आगे भी हम कैलकुलेशन करते हैं कि फर्दर के मीन्स काइनेटिक एनर्जी किसी पार्टिकल के लिए निकालते हैं, तो क्या होता है 1/2 mv²। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2 इंटू के इक्वल टू हो गया mv², यानी v² का वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू के बाई एम, तो v का वैल्यू क्या हो जाएगा √2 के बाई एम, या mv निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, आप यहाँ m से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी m से मल्टीप्लाई करेंगे, m कट जाएगा तो हो जाएगा √2m इंटू के। अब ये वैल्यू अगर हम रख देते हैं इस इक्वेशन में, mv के जगह पर ये वैल्यू रखते हैं, तो लैम्डा का वैल्यू क्या मिल जाएगा, लैम्डा इक्वल टू h बाई √2m इंटू के। तो के दिया रहेगा, काइनेटिक एनर्जी दी हुई होगी, तो डायरेक्ट हम इस फार्मूला से निकाल सकते हैं लैम्डा का वैल्यू। फिर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द मैटर वेव कितना होगा, तो न्यू का वैल्यू होता है वेलोसिटी बाई लैम्डा वेव लेंथ, यानी v बाई लैम्डा, तो v और लैम्डा का वैल्यू जब ये रखेंगे h बाई एम वी, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो mv² बाई हो गया h, और mv² का वैल्यू हमारा क्या आया है यहाँ पर 2ke के बराबर आया है, तो 2 इंटू के बाई h लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा न्यू का वैल्यू कितना हो गया 2 इंटू के बाई h। तो पार्टिकल का डायरेक्ट अगर के दिया हो और h के दिया हो तो आप न्यू निकाल सकते हैं इस फार्मूला से कि न्यू इक्वल टू 2 इंटू के बाई एच का वैल्यू तो आपको पता है, तो के उधर पुट करेंगे तो न्यू निकल जाएगा, या न्यू पुट करेंगे, न्यू दिया हो तो के का वैल्यू भी डायरेक्ट आप इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। अब इसके बाद एक है कि डेरिवेशन ऑफ बोर्स क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बाय डी ब्रोगली थ्योरी। जो हम लोग बोर मॉडल में जिसको नील्स बोर ने अपना दिया था कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के, जो रदरफोर्ड अपना दिए थे कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली रिवॉल्व करते हैं, और नील्स बोर ने उसको सुधार किया था, रेक्टिफाई किया था उस रूल में कि नहीं, वो कुछ सर्टेन एनर्जी लेवल वाले में होते हैं जिनके लिए आपका एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू NH बाई 2π के रूप में होता है, यानी mvr इक्वल टू NH बाई 2π के रूप में होता है। तो आखिर ये कॉन्सेप्ट उनको कहाँ से मिला, तो ये चीज़ यहाँ पर देख लेते हैं कि डेरिवेशन ऑफ बोर्स क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बाय डी ब्रोगली थ्योरी। डी ब्रोगली थ्योरी से हम लोग आसानी से उसको निकाल सकते हैं। तो देखिए बोर क्वांटाइजेशन के लिए जो एंगुलर मोमेंटम होता है तो mvr इक्वल टू जो NH बाई 2π लिखते हैं, ये कहाँ से आता है, मेन तो यही चीज़ है। तो अब देखिए जब इलेक्ट्रॉन को हम एक वेव के रूप में मूव मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ऑर्बिट में और वह एक वेव के रूप में बिहेव कर रहा है, तो वेव के रूप में बिहेव करने पर अब मान लो कि n आपका टोटल बना रहा है, वाइब्रेशन कर रहा है, और लैम्डा उसका
आपकी हो जा रही है वेवलेंथ, तो टोटल जो एक राउंड में लेगा तो एक राउंड में टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा, तो n इंटू लैम्डा के बराबर करेगा। चूँकि n फ्रीक्वेंसी हो गई, लैम्डा वेवलेंथ हो गया, तो फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ हो गया पूरा एक राउंड में। और पूरा एक राउंड में डिस्टेंस कितना कवर किया, तो अपने ऑर्बिट के सरकमफ्रेंस के बराबर यानी 2πr के बराबर करेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि कंसीडरिंग इलेक्ट्रॉन एज ए वेव मूविंग इन एन ऑर्बिट, तो एक ऑर्बिट में एक राउंड में कितना लिया, तो 2πr लिया। और टोटल लेंथ कितना हुआ, तो n इंटू n मतलब यहाँ फ्रीक्वेंसी चाहे नंबर ऑफ वाइब्रेशन, तो n इंटू लैम्डा। तो अब 2πr और n और लैम्डा के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, लैम्डा के जगह पर यही ना जो वैल्यू आया है यहाँ पर डी ब्रोगली से h/mv, तो n इंटू h/mv लिख सकते हैं। तो अब क्या होगा यहाँ पर देखिए कि हम लोग mv को लेकर के r के साथ यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, तो mv इधर आ गया और r के साथ मल्टीप्लाई किए तो mvr हो गया। और ये 2π नीचे चला जाता है तो ऊपर में हो गया n इंटू h बाई में 2π। तो इस तरीके से आपका रिलेशन मिल जाता है mvr इंटू nh बाई 2π। तो यही बात जो थी ये बताई गई थी नील्स बोर के द्वारा सुधार करते हुए रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में। तो इस तरीके से हमने ये डी ब्रोगली प्रिंसिपल और उससे रिलेटेड कुछ कंडीशंस को देखा। लैम्डा का वैल्यू निकालने के लिए के के टर्म में हम कैसे निकालेंगे न्यू का वैल्यू, फिर वी का एम का वैल्यू चाहे मोमेंटम का वैल्यू के रूप में कैसे आएगा, इस चीज़ को हम लोग देखें। अब इसके बाद बात करते हैं हाइजेंसबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की। अब देखिए हाइजेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में ये रूल बताता है कि किसी भी कंडीशन में इलेक्ट्रॉन का एक ही साथ यानी साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रॉन का हम एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम या एग्जैक्ट वेलोसिटी, चूँकि मोमेंटम में m p = m इंटू वी होता है, तो m तो इलेक्ट्रॉन का मालूम है लेकिन v मालूम नहीं है उसमें, तो किसी भी पार्टिकल के लिए m फिक्स होने के कारण p जो होता है उसके v पर डिपेंड करता है। तो ये रूल कहता है कि किसी भी कंडीशन में हम लोग इलेक्ट्रॉन का साइमल्टेनियसली एग्जैक्ट पोजीशन और उसका मोमेंटम या वेलोसिटी एग्जैक्ट फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो लिखते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम और वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। मैथमेटिकली हम लोग इसको लिख सकते हैं डेल्टा x, यानी ये डेल्टा बताता है अनसर्टेनिटी डिफरेंस, और x मीन्स पोजीशन और px मीन्स x पोजीशन पर उसका मोमेंटम। तो डेल्टा x इंटू डेल्टा px ग्रेटर देन और इक्वल टू h/2π होता है। अब इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि डेल्टा x इक्वल्स टू डेल्टा और p के जगह पर m इंटू वी एक्स, तो m तो चूँकि फिक्स होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू h/2π होगा, तो m तो चूँकि फिक्स है इलेक्ट्रॉन के लिए, तो इसलिए डेल्टा x इंटू डेल्टा वी एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू h/2πm हो जाता है, जहाँ पर डेल्टा x अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा px अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, डेल्टा vx इक्वल्स टू अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी एंड h इक्वल्स टू प्लांक कांस्टेंट जिसका वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड लेते हैं हम लोग एसआई यूनिट में। अब इस तरीके से हम यहाँ पर मिनिमम देखते हैं क्या कि ये रिपोर्ट हमको क्या बता रहा है कि डेल्टा x और डेल्टा px का प्रोडक्ट जो होगा, ये प्रोडक्ट हमेशा h/2π से या तो बड़ा होगा नहीं तो उसके बराबर होगा, लेकिन उससे कम कभी नहीं हो सकता है। तो दस द प्रोडक्ट ऑफ डेल्टा x एंड डेल्टा px इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h/2π बट इट इज नेवर लेस देन h/2π। अब इसका मिनिमम वैल्यू अगर हम लेते हैं इस कंडीशन में, तो मिनिमम वैल्यू में क्या आएगा, डेल्टा x इंटू डेल्टा px इक्वल टू h/2π हो जाएगा। तो टेकिंग द मिनिमम वैल्यू डेल्टा x इंटू डेल्टा px इक्वल्स टू h/2π, इट मीन्स अब ये चूँकि ये कांस्टेंट है
तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसका वैल्यू कम होगा तो ये बढ़ेगा और ये कम होगा तो ये बढ़ेगा। यानी डेल्टा एक्स का वैल्यू 0 लेते हैं, मतलब अनसर्टेनिटी को 0 कर देते हैं, यानी एग्जैक्ट पोजीशन ले लेते हैं, तो उस कंडीशन में हमारा डेल्टा पी एक्स का वैल्यू इन्फिनिटी चला जाएगा। और अगर हम लोग डेल्टा पी एक्स का वैल्यू यानी मोमेंटम को एग्जैक्ट करते हैं तो उस कंडीशन में डेल्टा एक्स का वैल्यू अनसर्टेन हो जाएगा, इन्फिनिटी चला जाएगा। तो इस तरीके से हम दोनों में से कोई एक को अगर फिक्स करते हैं, कांस्टेंट करते हैं, तो दूसरे का डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यानी वो दूसरा बहुत ज़्यादा अनसर्टेन हो जाएगा। फिर डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो डेल्टा एक्स का बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट बटा डेल्टा पी एक्स, यानी डेल्टा एक्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा डेल्टा पी एक्स के। तो और पी एक्स का वैल्यू चूँकि एम वी एक्स होता है, तो इसलिए डेल्टा पी एक्स इक्वल टू एम वी एक्स भी लिख सकते हैं, डेल्टा पी एक्स इक्वल टू एम डेल्टा वी एक्स, क्योंकि एम तो फिक्स होता है, तो इसलिए डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी एक्स इज इक्वल टू एच बाई 2 हो जाएगा मिनिमम वैल्यू के लिए। अब इसके बाद ये जनरल लाइफ में हमारे चूँकि मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, बल्क ऑफ मटेरियल की, बल्क ऑफ पार्टिकल की बात करते हैं, इसलिए अनसर्टेन प्रिंसिपल हमारे डे टू डे लाइफ में इफेक्टिव नहीं होता है। लेकिन जब बहुत छोटे लेवल पर क्वांटम मैकेनिक्स में बात करें तो वहाँ पर ये वैल्यू लागू हो जाता है। अब इसके बाद एक दो टर्म और हैं जो हमारे एटॉमिक स्ट्रक्चर में जानने योग्य हैं, उनकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं, फिर रिमेनिंग टॉपिक की बात अगले वीडियो में करेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि ऑर्बिट या सेल या एनर्जी लेवल क्या होता है। जैसे नील्स बोर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं सर्टेन एनर्जी लेवल में रहते हैं या सर्टेन ऑर्बिट में रहते हैं, तो ऑर्बिट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो द पाथ एलोंग विच इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस with certain energy is called orbit or energy level. It is denoted by small n and orbits are represented by k, l, m, n ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और फर्स्ट ऑर्बिट के लिए आपका k हो जाएगा, k सेल भी बोलते हैं उसको। सेकेंड ऑर्बिट के लिए आपका l सेल हो जाएगा। थर्ड ऑर्बिट के लिए m सेल हो जाएगा। k से शुरू होता है, ऑर्बिट नंबर 1 k के लिए होता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट जो होता है ये हमारा 2n² होता है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि मैक्सिमम नंबर अगर सेकेंड ऑर्बिट के बाद चलते हैं तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2n² तभी होगा जब उसके बाद वाले ऑर्बिट में भी कुछ इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हों। अगर वही ऑर्बिट लास्ट ऑर्बिट नंबर है तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट में केवल 8 ही होता है, उसमें 2n² वाला रूल फॉलो नहीं होता है। फिर उसके बाद अगला टर्म आता है सब ऑर्बिट और सब सेल और सब एनर्जी लेवल। तो सब का मतलब होता है छोटा, तो फर्स्ट ऑर्बिट को छोड़ करके बाकी जो ऑर्बिट होते हैं या बाकी जो एनर्जी लेवल होते हैं वो अलग अलग ग्रुप में बंटे रहते हैं, उनमें भी ग्रेडेशन होता है। तो ऑर्बिट के जो ग्रेडेशन वाले लेयर हैं या लेवल्स हैं उन्हीं को हम लोग सब ऑर्बिट या सब सेल बोलते हैं। तो ईच ऑर्बिट एक्सेप्टिंग द फर्स्ट ऑर्बिट इज डिवाइडेड इनटू सब ऑर्बिट्स और सब सेल्स। इट इज डिनोटेड बाई एल, यानी सब ऑर्बिट को हम लोग एल से डिनोट करते हैं और उनको रिप्रेजेंट करते हैं, उनका डायरेक्ट नेम देते हैं एस पी डी एफ। आप बहुत कॉमनली इसको जानते हैं एस पी डी और एफ। तो एस पी डी एफ जो होता है उसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, फुल फॉर्म नहीं मिलता है हर जगह। तो एस का मतलब होता है शार्प, पी का मतलब होता है प्रिंसिपल, डी का मतलब होता है डिफ्यूज और एफ का मतलब होता है फंडामेंटल। और ये टर्म आपके स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज किए जाते हैं और उन्हीं में से इसका शॉर्ट फॉर्म लेकर के हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो एस पी डी एफ का मीनिंग याद रखिएगा, एस मीन्स शार्प, पी मीन्स प्रिंसिपल, डी मीन्स डिफ्यूज और एफ मीन्स फंडामेंटल। द वैल्यू ऑफ दीज सब ऑर्बिट्स आर, तो यहाँ पर देखिए सब ऑर्बिट दिया गया एस पी डी एफ। एल का वैल्यू उसके लिए होता है 0, 1, 2, 3 और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब ऑर्बिट, तो ये होता है 2 × 2l + 1। तो एल ये आपका नंबर हो गया। अब इसके हिसाब से अगर देखा जाए
तो पूछा जाए कि एस सब ऑर्बिट पे कितने इलेक्ट्रॉन, तो एस के लिए एल का वैल्यू 0 है, यानी 2 इंटू 0 प्लस 1 यानी 2 हो जाएगा। फिर अगर पी के लिए पूछा जाए तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1, तो 2 प्लस 1 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। डी के लिए वैसे ही रखेंगे तो 2 इंटू 2 और प्लस 1 यानी 4 प्लस 1 तो 5 का डबल करेंगे तो 10, और एफ का करेंगे तो एफ के लिए 3 है तो 2 इंटू 3 6 और 1 7 इंटू 2 तो 14, यानी एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। वैसे ही के की बात करें तो के में n = 1 है तो 2n स्क्वायर के हिसाब से चलेंगे तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर यानी 2 होगा। एल सेल में पूछा जाए तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर यानी 8 हो जाएगा। 3 में पूछा जाए एल एम के लिए पूछा जाए तो एम के लिए n = 3 होता है तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर यानी 18 हो जाएगा। एन के लिए पूछा जाए तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर यानी 32 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम डिफरेंट ऑर्बिट में और सब ऑर्बिट में आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को देख लिए। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिक्स में, तो उसमें क्वांटम नंबर के बारे में बात करेंगे और आगे के जो टॉपिक्स होंगे उनके बात करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में अधिक से अधिक, और चैनल पर अभी तक आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।